सार साहब, बजट पेश कर दिया गया। एक तरफ हम इस्लामाबाद में जो है सरकारी मुलाजमीन की एहतजाज भी देख रहे थे, साथ में जब बजट पेश किया गया है तो 7% बात की गई है। जब हम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन की बात करते हैं, क्या इससे वो मुतमईन होंगे? वो तो 100% इजाफा चाह रहे थे। जाहिर है वो आपको लतीफ़ा नहीं आपने सुना हुआ कि लाइसेंस के लिए अप्लाई करना हो अगर तो तोप के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो पिस्टल का लाइसेंस मिलता है। तो यही इसी तरीके से हमारे सरकारी मुलाजमीन ने भी जितना इजाफा मांगा उस पर हुकूमत ने उनको वो दे दिया जो दे सकते थे। लेकिन ज़ाहिर है ये बहुत कम है और इससे वो लोग खुश तो नहीं होंगे, लेकिन कम अज़ कम कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। और जैसे अभी आप बात कर रहे थे मलिक साहब से, और जो आप उन्होंने बताया है कि इससे बजट में जो रियल एस्टेट सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में जो ग्रोथ होगी उसका मेरा ख्याल है कि असरात पहुँचेंगे मुआशरे में। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जुड़ी होती हैं इस सारी चीज़ों से, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। तो लेकिन ये सिर्फ एक चीज़ है, फॉरेन इन्वेस्टर उन्होंने कहा है कि आएगा। अब फॉरेन इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है और उसका ट्रस्ट पाकिस्तान के सिस्टम पे वो रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे मैं सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे फॉरेनर्स की भी बात कर रहा हूँ। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ प्रॉपर्टी तो वही खरीदेंगे यहाँ पे, और रियल इस्टेट में भी उन्होंने इन्वेस्ट करना है। तो उनके जो बिटर एक्सपीरियंसेस हैं उनको ये यकीन दहानी करवानी पड़ेगी कि हमारा मसलन जुडिशल जो सिस्टम है उनके लिए अलग अदालतें भी बन गई हैं उनके केसेस के लिए, लेकिन फिर भी मसाइल उनको बहुत है यहाँ पे। और कब्ज़े का जो मामला है, मुझे एक मलिक साहब से मैं भी बात पूछना चाहूँगा कि ये जो फ़ाइलों वाला बिज़नेस है रियल इस्टेट में, क्या इस पर कोई रद्दोबदल हुआ है कि फ़ाइलें नहीं बेच पाएंगे और जिसकी वजह से ये रियल इस्टेट में बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं? अबसार भाई, बिल्कुल फाइलों के ऊपर मैं समझता हूँ इस वक्त जो सबसे ज़्यादा काम किया है वो सीएम पंजाब साहिबा ने काम किया है। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, वो ये फाइलों के मैकेनिज़्म से हम लोगों को, पाकिस्तानियों को निकालना चाह रही हैं कि जो बिल्डर या डेवलपर जो चीज़ सेल कर रहा है वो चीज़ ग्राउंड पे एग्जिस्ट होनी चाहिए, हवा में सेलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास लैंड अवेलेबल है तो आप एस्क्रो अकाउंट के थ्रू ऑपरेट करें ताकि लोगों का पैसा सिक्योर भी रहे और लोगों को टाइम पे डिलीवरी भी हो। फाइल क्या है? बेसिकली इट्स अ डॉक्यूमेंट। लैंड एग्जिस्ट करती है तो वो फाइल प्लॉट में, प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होती है। अगर लैंड ही आपके पास नहीं और आप खाली पेपर ही बेचे जा रहे हैं तो वो तो नालायकी हुकूमत की थी ना। हुकूमत ने स्पेस दी हुई थी और उसमें मैं ये समझता हूं जो हमारे अदारे थे डिफरेंट, आप ले लें, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो एंटी करप्शन है, चाहे वो FIA है, चाहे वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, ये सोसाइटीज जितनी भी मशरूम ग्रोथ हुई है इनकी मिली भगत के बगैर नहीं हो सकती। लेकिन ये सारा इशू, प्रॉब्लम सारा सिर्फ पंजाब में नहीं है, ये फेडरल टेरिटरी में भी है, फिर कराची सिंध में है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है। लोगों के पैसे डूब जाते हैं, बहुत बड़े बड़े शहरों में ये मसाइल हैं। तो उनके बारे में अब सर भाई, मैंने ये नहीं कहा कि वहां पे नहीं है, मैंने ये कहा कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन लिया है और काम शुरू कर दिया है और प्राइम और अपने अपने चीफ मिनिस्टर को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और इसका हमने जो तजावीज़ दी थी उसमें जो सबसे बेस्ट मैकेनिज्म है कि विदाउट एस्क्रो अकाउंट कोई बिल्डर और डेवलपर ऑपरेट ना कर सके। बेसिकली तो प्रॉब्लम क्या होती है, कोई भी बिल्डर या डेवलपर चुके हैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ रहिए एहसन मलिक साहब, सार साहब, आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम मलिक साहब, एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आखिरी वक्त तक भी हुकूमत इत्तेहादियों को उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में लगी रही, फिर एक तरफ IMF के जो प्रेशर्स हैं, जो उनकी शराइत हैं, वो भी सब हमारे सामने हैं। उसमें जो बजट पेश किया गया है और इसमें जिस हवाले से जिस रिलीफ की बात की गई है उस पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ज़रा हम शकील से बात कर लेते हैं। शकील, इस वक्त क्या स्टेटस है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, जो टैक्स मैय्यज लिए गए हैं वो थोड़े से बैलेंस आए हैं। वैसे पहले जा रहा था कि शायद रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन सैलरीड क्लास को जो सबसे बड़ा डिमांड थी वो रिलीफ दे दिया गया है। 4 स्लैब्स में और टैक्सेस में कमी की गई है। जो 22 से 32 लाख सालाना कमाते हैं उनकी 23 से 20 कर दी गई है। 32 से 41 लाख वालों के लिए 30 से रेट कम करके 25% इनकम टैक्स किया गया और इसी तरह 40 से 56 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 35 से 29 कर दिया गया है और 56 लाख से 70 लाख कमाने वालों पर टैक्स 35 से 32 किया गया है। और दूसरी अहम बात यह है कि मुख्तलिफ जो सेक्टर्स मुतालबा कर रहे थे सरकारी मुलाजमीन
और उनके स्लैब चेंज किए गए हैं। 6 से बढ़ाकर तादाद 8 कर दी गई है। 6 लाख पे कोई टैक्स नहीं होगा। 6 से 12 लाख वाली जो आमदन होगी उसके ऊपर सिर्फ 1% टैक्स होगा। लेकिन जो दीगर मैयर्स अनाउंस किए गए हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो हुकूमत ने तामीराती शोबे के लिए, जैसे अभी आप डिस्कस कर रहे थे, उसके लिए टैक्सेस में कमी की है और बरामदी शोबे के लिए रिलीफ का ऐलान किया। IT बरामदात के लिए भी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों, गाड़ियों पर जो रियायती टैक्स वो बरकरार रखा गया है। कैंसर और दीगर अद्वियात के इस्तेमाल होने वाला खाम माल जो है उस पर छूट दी गई है। लेकिन जो कम अज कम माहाना उजरत है वो 10% तजवीज़ की गई, जो कि सैलरी और पेंशन से भी ज्यादा है। और लेकिन आप देखें तो कुछ लोगों पे टैक्सेस भी आयद किए गए हैं, खासतौर पर जो लग्जरी गाड़ियां हैं 2000 सीसी से बड़ी, और उनके ऊपर टैक्स शकील हमारे साथ ही रहिए। हम जरा नदीम मलिक साहब से भी एक कमेंट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नदीम मलिक साहब, जो इस वक्त बजट पेश किया गया है उसमें ज़ाहिर है जो तनख्वाहें हैं उसमें तो 7% इजाफा हुआ सरकारी मुलाजमीन के, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कुछ स्लैब्स में रिलीफ भी दिया गया, सुपर टैक्स खत्म किया गया, रियल एस्टेट के लिए जो कुछ रिलीफ का ऐलान किया गया है। इस ओवरऑल बजट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बजट के लिए बहुत बड़ा इशू ये था कि वफाकी हुकूमत के पास वसाइल नहीं है। वहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये सूबों को कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि NFC का नया फार्मूला बनाते। फिर एक दूसरी तजवीज़ ये आई कि वो सूबे जो है कुछ हिस्सा वफाक को अपने सूबाई रिसोर्सेज से वो वफाक को दे देंगे और साथ BISP को सूबों को ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन उसके ऊपर पीपल्स पार्टी से बहुत रेजिस्टेंस आई। लेकिन अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट स्पीच की है उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट उसके अंदर रकम बोली है। वो कहते हैं कि 13,350 अरब रुपया ये तो रहेगा फिक्स अमाउंट सूबों के लिए रवा माली साल के अंदर, और यहाँ से लेकर जो 15,264 बाकी का 1900 अरब रुपया बनता है ये सूबे वफाक को ग्रांट कर देंगे। ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि वफाक का बजट जो है वो बैंकरप्सी के करीब पहुंचा हुआ है। अभी भी 8,000 अरब की डेट सर्विसिंग की कॉस्ट है। तो ये उन्होंने बजट स्पीच के अंदर जो रकम बोली है उसके मुताबिक 1900 अरब रुपया 1900 बिलियन रुपीस, तो ये तकरीबन 1.5-2% ऑफ GDP के करीब रकम बनेगी। ये सूबे वफाक को ग्रांट दे देंगे और बेसिकली ये डिविजिबल पूल से वो अपने हिस्से का पैसा वफाक को अतिया कर देंगे, गिफ्ट कर देंगे। NFC फार्मूला को चेंज करे बगैर उसी डिस्ट्रीब्यूशन रेशो को बरकरार रखते हुए सिर्फ वो अपने हिस्से को वफाक को दे देंगे। और ये फार्मूला सिर्फ रवा साल पे नहीं लागू होगा बल्कि अगले साल भी होगा और उससे अगले साल 3 सालों के लिए। बजट के अंदर जो डॉक्यूमेंट है उससे जाहिर होता है कि वफाक और सूबे ने इस नए मालियाती एक कोऑपरेटिव अरेंजमेंट के ऊपर इत्तेफाक राय कर लिए। फिर सैलरीड क्लास की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज के अंदर पॉवर्टी का जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है वो ये जो लो इनकम ग्रुप्स हैं जिसमें खास तौर पर तनख्वाहदार ग्रुप्स हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट है, इन्फ्लेशन का, महंगाई का, पेट्रोल और डीजल की कीमतों का। वहां पर मुझे लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आते हैं और मुझे काफी अफसोस हुआ है उनकी बजट की स्पीच देखकर। उन्होंने 6 लाख से 12 लाख के दरमियान लोगों से 1,000 रुपया महीने का लेने को तरजीह दी है, जो 12 लाख को बेसिक इनकम थ्रेशोल्ड बड़ी आसानी से रख सकते थे। 1 लाख रुपया महीना जो शख्स आजकल घर कमा के जाता है वो अपना घर चला आसानी से नहीं पाता। अगर उसको 30-35 हज़ार रुपया घर का किराया देना हो, 20-25 हज़ार रुपया उसमें से बिल देने हो, तो बाकी के पैसे उसके लिए काफ़ी नहीं होते जिसमें से वो बच्चों को खुराक भी दे सके और वो बच्चों की स्कूल की फीसें भी दे सके।